नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि मित्रों हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि जो करंट में घटनाएं घट रही हैं उनको लेकर भी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपको उससे आप आने वाले क्वेश्चनों और उसके जो भी मेंस में क्वेश्चन बनेंगे और कौन सा टॉपिक किस पेपर से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसी के तहत इस हफ्ते एक न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी। न्यूज़ क्या है? एक फ़ैसला है हमारे सुप्रीम कोर्ट का और उस फैसले में कहा गया है क्या कि जो भी इलेक्टोरल बोर्ड बनाए गए थे यानी जो भी चुनावी बॉन्ड था वो क्या है, असंवैधानिक करार दिया है। तो ये जो वीडियो हम लोग लेके आए हैं आपके पास, ये चुनावी बॉन्ड के महत्व और चुनावी बॉन्ड क्यों असंवैधानिक करार दिए गए हैं और चुनावी बॉन्ड लाए क्यों गए थे, चुनावी बॉन्ड का मतलब क्या था लाने का, इनका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखते हैं मित्रों चुनावी बॉन्ड। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं चुनावी बॉन्ड के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, तो यह खबरों में कब आया और हाल ही में इसे खबरों में क्या किस प्रकार देखा गया है, ज़रा इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है मित्रों, तो पहले एक न्यूज़ देखते हैं जो आई थी। तो जो न्यूज़ आई थी पहले उस पर ज़रा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट हैं, क्या क्या असंवैधानिक हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे क्यों करार दिया गया है चुनावी बॉन्डों को। ठीक है, तो इसमें हम चुनावी बॉन्डों के इतिहास को भी जानेंगे, यानी चुनावी बॉन्डों का इतिहास क्या है, ठीक है, और ये क्यों लाए गए थे, क्या पर चर्चा करेंगे, क्यों पर चर्चा करेंगे और इसका हमारे महत्व में यानी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है, इन सब एस्पेक्टों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखते हैं मित्रों कि चुनावी बॉन्ड का ये जो भंवर जाल है इसमें क्या है। तो जो चर्चा में रहा, ज़रा देखें कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। तो मित्रों क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, तो सबसे पहले उसे बताने के क्या क्या बॉन्ड क्या हैं और बॉन्ड के किस पॉइंट ऑफ व्यू से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है इसको ज़रा देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि भारत में जो चुनाव आयोग है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, एक आपकी संवैधानिक संस्था है और इसका कार्य भारत में स्वच्छ, निष्पक्ष और अपराध मुक्त चुनाव कराना है। तो उस अपराध मुक्त चुनाव कराने के लिए समय समय पर हमारे कोर्ट ने भी, हमारी सरकार ने भी और संसद ने भी इसमें कई सुधार की अनुशंसाएं की थीं। तो फ़िलहाल हम लोग करंट की बात करें तो पहले उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसी करंट में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया। ठीक है, और इसे असंवैधानिक करार देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये लागू हुए हैं, यानी अगर हम इनके लागू होने की डेट देखें 2073 के बजट से ये लाए गए थे, तो 2017 के बजट से जब ये लाए गए थे और आज तक जितने पार्टियों को चुनावी बॉन्डों के माध्यम से या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो भी पैसा रुपए मिला हुआ है उसके पूरा विवरण सरकार को देना पड़ेगा, पार्टियों को देना पड़ेगा, चुनाव आयोग को देना पड़ेगा और वो पैसा उन्हें वापस किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मूल अधिकारों के हनन का एक प्रश्न माना है और इससे दो अधिकारों को क्या बताया गया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है। और जब फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा तो आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा ही। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो इतिहास है उसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है इसका निर्णय उन्होंने अपने 5 न्यायाधीशों की बेंच से किया था। क्या किया था? 5 न्यायाधीशों की बेंच से। ठीक है, और इसको उन्होंने सीधा सीधा बॉन्डों को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। क्या कहते हुए कि ये एक आपका असंवैधानिक है। क्या है? असंवैधानिक है।
अब असंवैधानिक है, क्यों असंवैधानिक है, इसका क्या है? तो देखिए असंवैधानिक के कौन कौन तरीके बताए हैं। एक तो बताया है कंपनी कानून में इसमें सुधार किया गया था जब बॉन्ड लाए गए थे, ठीक है। आयकर के कानूनों में सुधार किया गया था जब बॉन्ड लाए गए थे। और जनप्रतिनिधि आरटीआई, ये आरटीआई है, आरबीआई नहीं है, आरटीआई कानून में सुधार बताया उसके। और जनप्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में भी परिवर्तन किया गया था। इसके अंतर्गत इस फैसले को निरस्त कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब अगर हम बात करें निरस्त क्यों किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त क्यों किया और इसका क्या असर है, इसको समझने के लिए हम जरा चलते हैं अपने बोर्ड के पास। तो जरा देखते हैं क्यों निरस्त किया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है कि जो चुनावी बॉन्ड हैं आपके, जो चुनावी बॉन्ड हैं वो असंवैधानिक हैं। और असंवैधानिक का मतलब ये कहा गया कि ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। यानी एक तरह से आप यहाँ पे ये कह सकते हैं जो आपको आरटीआई मिला है 19(1)(a) के क्लॉज ए के अंतर्गत सूचना का अधिकार, इसका उल्लंघन हो रहा है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन। अब सूचना के अधिकार का उल्लंघन कैसे हो रहा है, इसको अगर हम समझें कि उल्लंघन कैसे हो रहा है, तो मित्रों उल्लंघन ऐसे हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, यानी जो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड हैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हैं, इसकी जानकारी क्या हो जाती है, इसकी जानकारी गुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? गुप्त। अब आप कहेंगे जब गुप्त हो जा रही है तो सही तो है, गुप्त हो जा रही है, किसी को किसी के बारे में जानकारी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ ये बात समझने की है कि ये जो जानकारी हो रही है ये उस पार्टी को, यानी जिस दल को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दिया जा रहा है उसको पता होगा, और जो दे रहा है, यानी जो दे रहा है दानदाता जो है उसको पता होगा, यानी देने वाले को इसकी जानकारी रहेगी और पार्टी को उसके बारे में जानकारी रहेगी, ठीक है। लेकिन किसी और संस्था जाने या हम लोग जाने या चुनाव आयोग जाने तो उसको ये जानकारी नहीं होगी। अब आप कहेंगे तो ये कैसे आता है चुनावी बॉन्ड, तो जैसा कि इस चुनावी बॉन्ड में ये कहा गया था कि ये जो चुनावी बॉन्ड हैं 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड लिए जा सकते हैं। और ये जो बॉन्ड लिए जाएंगे ये एसबीआई द्वारा, यानी एसबीआई इसे क्या करेगी, रिलीज़ करेगी। तो एसबीआई करती क्या है, एसबीआई बॉन्डों को बनाती है, पार्टी इसमें अपना एक बॉन्ड जारी करवाती है एसबीआई के थ्रू, और एसबीआई के थ्रू कोई जैसे हम जाएँ या कोई कॉरपोरेट जगत का कोई कंपनी जाए तो वो इन्हें खरीदती है, यानी सीधे किसी भी पार्टी, किसी भी दल की बॉन्डों को ये खरीद लेती। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, और वो शर्त बनाई गई उन पार्टियों के लिए है जो टोटल जो वोट हुआ है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, उसका टोटल वोटिंग परसेंटेज का 1% उन्हें प्राप्त हो, ऐसी ही पार्टियों को क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक बॉन्ड जारी करने की अनुमति चुनाव आयोग देगा। लेकिन यहाँ पे एक आप ये देख रहे हैं कि पार्टी को पता है कि किसने हमें दान दिया है और दानदाता को पता है। तो इससे होगा क्या, इससे गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलने लगेगा। यानी कैसा, आप ये समझिए जैसे कोई कंपनी चला रहा है तो वो किसी भी पार्टी को उसने अपने इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद लिए। अब उस पार्टी को पता है कि इस कंपनी, या हमें पता है ये पार्टी जब सत्ता में आएगी तो कुछ ना कुछ हमारा भी इसमें बेनिफिट होगा। तो जब बेनिफिट होगा तो इसका मतलब हम अपनी लाभ की आकांक्षा से लेकर क्या कर रहे हैं, इसको दान दे रहे हैं। तो पार्टी भी चाहेगी कि इन्होंने मुझे इस समय इतना दान दिया है तो अब इन्हें इसका फ़ायदा उठाना जाना चाहिए, यानी इन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका जो सूचना का अधिकार है इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाएगी, यानी ये गोपनीय रहेगा। तो इस तरह इसे इस बिहाफ पर असंवैधानिक करार दिया। दूसरा और बिहाफ है, दूसरा जो बिहाफ बताया है वो बताया है को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 का।
क्या है अनुच्छेद 14? जैसा कि आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार को बताता है। तो ये जो समानता के अधिकार को बता रहा है, जिसके अंतर्गत किसी भी वर्ग, जाति, जन्म आधार पर हम किसी से असमानता या भेदभाव नहीं करेंगे, इस आधार पर इसे बनाया गया था। अब हुआ क्या, इसमें एक जब बॉन्ड जारी किए थे सरकार ने, तो सरकार ने जब बॉन्ड जारी किए तो सरकार ने बॉन्ड के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के दौरान इनकम टैक्स और इनकम टैक्स यानी आयकर अधिनियम और किसके, कंपनी अधिनियम 1956 में भी क्या किया, परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया, जरा उसे समझो। उसको समझने के लिए ये है कि कोई भी कंपनी अगर उसे लाभ हो रहा है तो वो अपने लाभ का 5% इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीद सकती है, ठीक है। और उससे होगा क्या, आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसे टैक्स में क्या मिलेगी, रेफरेंस मिलेगा, टैक्स में क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। ऐसे ही लाभ में जो रहे वो भी दे और 5% जो हानि खाए, ये जो लाभ में रहे वो तो देगी, लेकिन यदि कोई कंपनी हानि में रहती है यानी वो लॉस में रहती है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी अपना इलेक्ट्रिक बॉन्ड दान देना पड़ेगा। अब इससे होगा क्या, इससे यूँ है कि लाभ वाला तो ले सकता है, उसको लाभ में मिल जाएगा, उसे टैक्स में भी छूट मिल जाएगी इसके थ्रू, और हानि वाली है तो उसे टैक्स में छूट लेने के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड जारी करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, इससे जो हमारा आर्टिकल 14 है या जो हमारा आर्टिकल 14 है जो हमें समानता का राइट देता है, वो भी क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है, यानी वो भी एक तरह से अनइक्वलिटी के फॉर्म में जा रहा है। यानी समानता के अधिकार को ये एक तरह से खारिज कर रहा है, जो कि एक तरह से असंवैधानिक एक्टिविटीज़ है। इसलिए इलेक्ट्रिक बॉन्ड क्या किए गए हैं, असंवैधानिक करार दिए गए हैं। अब बात करते हैं एक और कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड का इतिहास क्या है, जरा इसे भी समझ लें, या चुनाव आयोग ने आगे इसके बारे में क्या कहा है। तो जरा ये देखते हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड यानी चुनावी जो बॉन्ड हैं उनके बारे में बात कर लें हम जरा, और चुनाव सुधार के बारे में बात कर लें। तो चुनावी बॉन्ड जो मित्रों हैं ये 2017 के बजट में आए थे, और सरकार ने ये कहा था, सरकार ने क्या कहा था, सरकार ने ये कहा था कि 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के गुणक वाले बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। अब जब ये बॉन्ड जारी किए जाएंगे किसके द्वारा, बाया एसबीआई के द्वारा। कोई भी पार्टी है, सपोज दैट कोई भी पार्टी हो, वो क्या करेगी, वो अपने बॉन्ड जारी करेगी और कोई भी व्यक्ति एक्स कंपनी उसे ले लेगी। तो ये जानकारी केवल पार्टी और व्यक्ति के बीच में रहेगी और किसी को ये जानकारी नहीं होगी। तो ये एक इसमें गोपनीयता का एक पॉइंट आता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है, दूसरा तो चुनावी बॉन्ड आप समझ गए। इसमें ये जब चुनावी बॉन्ड लाए थे तो इसके लिए ये कहा गया था, इसके लिए क्या कहा गया था, इसके लिए ये कहा गया था कि एक तरह से हम फेयर और क्लियर और क्लीन चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, यानी साफ सुथरा चुनाव। साफ सुथरा चुनाव का मतलब ये है कि चुनावों में ब्लैक मनी यूज नहीं होगी और सीधे वाइट मनी के माध्यम से हम लोग चुनाव में प्रचार या चुनावी खर्चे को पार्टियां अरेंज कर पाएंगी, और वही पार्टियां चुनावी बॉन्ड जारी कर सकती थी जो उन्हें टोटल वोट का, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, 1% वोट मिला हो। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि चुनावी बॉन्ड इतने अच्छे हैं तो फिर इसे बंद क्यों किया, तो बंद के बारे में तो बता ही दिया है। ठीक है। अब चुनाव सुधार पर भी यहाँ पे चर्चा कर ली जानी चाहिए हम लोगों के द्वारा कि चुनाव सुधार पर क्या हुआ आज तक। तो जरा हम इस पर भी चर्चा कर लें कि भारत में चुनाव सुधार के लिए क्या क्या हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में चुनाव सुधार के लिए क्या क्या हुआ है। तो चुनाव सुधार के लिए एक कमेटी बनी गई थी, तारकोंडे कमेटी। कौन सी मित्रों, तारकोंडे समिति। और इस समिति को बनाया गया था 1974 ने, जिसने भारत में चुनाव आयोग से या चुनाव कराने की या चुनाव में वोटिंग करने की जो बात की थी उसे 21 से घटाकर कितना कर दिया था, 8 ईयर यानी 18 ईयर का व्यक्ति वोटिंग राइट प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, तारकुंडी कमेटी हो गई। तो इस पर आप देखते हैं कि भारत में 61वां संविधान संशोधन आया।
कौन सा संविधान संशोधन आया? 61वां संशोधन आ गया यहाँ पर, ठीक है, 61वां संशोधन। दूसरी कमेटी की अगर हम बात करें तो दूसरी कमेटी बनी 90 के दशक में। वो कमेटी कौन सी थी? दिनेश गोस्वामी की कमेटी। कौन सी? दिनेश गोस्वामी। दिनेश गोस्वामी ये बनाई गई थी 1990 में। इसने क्या रिकमेंडेशन दिया? इसने ये दिया कि भारत में साम दाम दंड भेद के द्वारा हर प्रकार से चुनाव में जीतना होता है, जिससे चुनाव में अपराधीकरण बढ़ रहा है, लोग साफ सुथरी छवि वाले लोग चुनाव में आते ही नहीं हैं। तो उसके लिए उन्होंने ब्लैक मनी को रोकने के लिए, अपराधीकरण को रोकने के लिए ऐसा काम किया। और इसके साथ ही अपराधीकरण के लिए एक काम और किया गया, एक कमेटी और बनाई गई। वो कमेटी थी एन बोहरा कमेटी, एन बोहरा कमेटी। और इसने तो रिकमेंडेशन इतना तक दे दिया 1993 में कि सर कि भारत में जो चुनाव है वो गठबंधन है, किस किस का? राजनेताओं का। वो गठबंधन है किसका? वो गठबंधन है राजनेताओं का, अपराधियों का और नौकरशाहों का। तो इस गठबंधन को क्या करना है? हमें तोड़ना होगा। और उसे तोड़ने के लिए हमें हर हाल में सख्त और सशक्त चुनाव आयोग चाहिए। तो इसके लिए भी फिर रिकमेंडेशनें की गई, सुधार की बात की गई। और उसके सुधार के तौर पे आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आया था, जिसमें यदि कोई व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा सजा पाए हुए है तो वो चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं माना जाएगा। इसी के आधार पर किया गया था। इसके बाद और हम बात करें चुनावी खर्चे के लिए बात की गई। तो चुनावी खर्चे के लिए एक कमेटी और बनी, इंद्रजीत सेन गुप्ता कमेटी। कौन सी? इंद्रजीत सेन गुप्ता कमेटी 1998 में। इन्होंने चुनावी खर्चे के लिए बात की। किसके लिए? चुनावी खर्चे। क्यों? चर्चा ये होने लगी कि चुनाव में लोग क्या करते हैं? चुनाव में लोग ब्लैक मनी का प्रयोग करते हैं। तो उसे वाइट तौर पर और साफ सुथरा चुनाव करने के लिए ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक बॉन्ड का आया। यानी चुनाव का खर्चा कौन उठाए? चुनाव का खर्चा इन्होंने की कि चुनाव का खर्चा राज्य को वहन करना चाहिए, जिससे चुनाव में कम से कम खर्चा हो और लोग अपराधियों के साथ साठगांठ करने से बचें और जिससे चुनाव स्वच्छ और साफ हो सके। तो इस पर भी चर्चा हुई और इसी के लिए सरकार 2017 में आप देखते हैं इलेक्ट्रिक बॉन्ड लेके आई और फिर इसे कुछ हद तक उसमें सुधार की बात होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है मेरी समझ से काफ़ी अच्छा निर्णय है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू इक्वलिटी इन दोनों का अगर हनन हो रहा है तो उसमें सुधार अवश्य होना चाहिए और इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बेहतर विकल्प और आना चाहिए। तो आप देखते हैं कि 47 से अब तक हम बराबर कुछ ना कुछ सुधार करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा सही और साफ सुथरा रास्ते तय करने की, नींव का पत्थर तय करने की बात की है। तो सरकार आगे भी कुछ सुधार करेगी और इन सुधारों को आप लोग ध्यान रखिएगा और चुनावी स्वच्छ और साफ सुथरी छवि वाले लोगों ही चुनाव में आएँ, ऐसा काम करने की बात की जा रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।